अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में जिक्र किया था कि हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं और हमने बैलेंस शीट को भी डिस्कस किया था। हमने कहा था कि बिजनेस में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। हमारे लिए फाइनेंसिंग डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है और डिविडेंड डिसीजन है। क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है कि हमें किस तरीके से फंड्स एलोकेशन करनी है, किस तरीके से प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है अपने रिसोर्सेज को, ताकि हम उससे मैक्सिमम कैपेसिटी तक बेनिफिट हासिल कर सके और अपने शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। तो जिसके लिए हमने देखा था कि हमारे पास कुछ जो है ना शॉर्ट टर्म के सोर्सेज थे फाइनेंस के, कुछ हमारे पास लॉन्ग टर्म के सोर्सेज थे फाइनेंस के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्ट किया था शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के सोर्स के जिक्र में, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो है ना हमारा ऑपरेटिंग लीज आ जाता है, ट्रेड पेबल्स आ जाते हैं, फैक्टर्स आ जाते हैं कि हम अपने फैक्टराइजेशन कर लें, ठीक है, कि या फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल्स कर लें। तो ये डिफरेंट किस्म के सोर्सेज जो है ना हम क्या करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हमें 1 साल या 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए लोन चाहिए होता है। आज कंटिन्यू करते हैं एडवांटेजेस से कि हम क्यों शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की तरफ जाते हैं, क्या फ़ायदा होता है हमें, और फिर उसके जो है ना नुकसानात क्या हैं अगर हम जो है ना क्या करते हैं कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए। तो पहला बेनिफिट हमारे पास कहता है कि लेस इंटरेस्ट अमाउंट, कि हमारे पास इसके ऊपर लेस इंटरेस्ट अमाउंट होती है। जैसे ट्रेड पेबल्स के ऊपर देख लो, तो हमें जो है ना क्या करना पड़ता है कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम और देखें तो बाकियों में हमारे पास क्या होता है कि अमाउंट्स हमारे पास कम देनी पड़ती है। हमें जो है ना 5 साल 4 साल तक के लिए जो है ना उनको फ्लोज आउटफ्लोज नहीं देनी पड़ती, या हमें जो है ना उनको पैसे नहीं देने पड़ते, पेमेंट्स नहीं करनी पड़ती। 1 साल के लिए हमने लोन लिया था, बस 1 साल के अंदर जितना भी था एक्स्ट्रा अमाउंट हमने उसको पे कर दिया, वन टाइम में बात खत्म हो जाती है। तो इसीलिए हमारे पास क्या हो जाता है कि ये थोड़ा-सा हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है बनिस्बत उसके कि हम 4 साल 3 साल तक जो है ना बिज़नेसेस को या जो है ना इंस्टीट्यूशंस को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पेमेंट्स करते रहें, जो कि हमारे लिए एक बर्डन साबित हो सकता है। इसके बाद हमने कहा कि डिस्बर्स्ड क्विकली, कि हमारे पास जो है ना जब हमें लोन चाहिए होता है शॉर्ट टर्म का, तो हमने देखा कि हमारे पास क्विकली जो है ना वो हमें असाइन भी हो सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने क्या कहा कि इसकी मेच्योरिटी कम होती है, तो हमें ईजिली जो है ना वो लोन सैंक्शन कर दिया जाता है। इतने ज़्यादा जो है ना हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन और वो चीज़ें नहीं चाहिए होती बनिस्बत उसके कि लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसलिए हमने कहा कि द रिस्क इन्वॉल्व इन डिफॉल्टिंग ऑफ द लोन पेमेंट इज लेसर देन दैट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन एज दे आर हैविंग लॉन्ग मेच्योरिटी डेट। शॉर्ट टर्म का लोन है, 1 साल के लिए लिया हुआ है, तो हमने उसमें कहा कि हमें कोई इतना ज़्यादा पैसे भी उसमें नहीं देता कि हम करोड़ों तक इन्वेस्टमेंट वहाँ से ले सकें। बल्कि क्या होता है, एक लिमिटेड अमाउंट हमें जो है ना प्रोवाइड की जाती है अगर हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसकी ड्यूरेशन भी हमारे पास 1 साल के अंदर अंदर ही हमने क्या करना होता है उसको पे करना होता है, तो हम उसको ईजिली मैनेज कर पाते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारे पास 4 साल 5 साल 10 साल इस तरीके से कर्जे हमने क्रिएट किए होंगे, तो उसको थ्रू आउट मैनेज करना कि हम अपने फंड्स को इस तरीके से मैनेज करें, उसको फैसिलिटेट करते रहें, पेमेंट्स अपने पास अरेंज करें, वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थर्ड हमने कहा कि हमारे लिए जो है ना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत ही मुख्तसर होता है, इतना ज़्यादा चीज़ें इसके लिए नहीं चाहिए होती। ट्रेड पेपर्स में तो हमें चाहिए नहीं होती। अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ना ऑपरेटिंग लीज हो गया, तो उसमें भी हमने कहा कि हमारे पास थोड़ा सा क्विक प्रोसेस हो जाता है उसके प्रोसेस करने का। फैक्टराइज जो है ना फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल्स है या डिस्काउंटिंग है, तो वो भी हमारे पास जो है ना बड़ा क्विकली हो जाता है। तो इतनी ज़्यादा हमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए नहीं चाहिए होती जितना हमारे लिए जो है ना लॉन्ग टर्म में चाहिए होती है, कि आपके एक एक रिकॉर्ड को चेक किया जाता है, फिर आपकी जो है क्रेडिट वर्थिनेस को चेक किया जाता है और फिर कहीं जाके आपको लोन सैंक्शन किया जाता है। इसी तरीके से कुछ नुकसानात भी हमारे पास शॉर्ट टर्म फाइनेंस के, जिसमें पहली चीज़ हमारे पास क्या है, कहते हैं कि स्मॉलर साइज ऑफ फैसिलिटी एंड इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, कि हमारे पास जो है ना 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए पैसे हैं, तो हमें जो है ना कोई इतना ज़्यादा पैसे नहीं देगा कि हम उसके ज़रिए से जो है ना ह्यूज फाइनेंसिंग कर सकें कि हमें 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, क्योंकि इस तरह की बड़ी अमाउंट हमें मिल जाए और वो हमें कहे कि जी ठीक है 1 साल के लिए मैं आपको इतनी बड़ी अमाउंट देता हूँ, तो वो हमें कोई नहीं देता। तो हमें शॉर्ट स्मॉल अमाउंट्स के जो है ना लोन्स साइन किए जाते हैं, ताकि हम उसको शॉर्ट टर्म के अंदर उसको जो है ना पे कर सकें, जो साल के अंदर अंदर हम उसको रीपे कर सकें। तो ये चीज़ हमारे लिए जो है ना इसका ड्रॉबैक कंसिडर कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में हमें जो है ना शॉर्ट टर्म में ही पेमेंट देनी पड़ती है और हमें इतना ह्यूज अमाउंट जो है ना कोई नहीं पे करता कि हम उसके बेसिस पे जो है ना कहें कि खैर हमें 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए तक लोन असाइन कर दिया जाएगा। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा,
क्योंकि जहाँ पे हमारे पास टाइम ड्यूरेशन कम होता है, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन होता है, तो वहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि बिजनेसेस को क्या करना पड़ता है कि इतना ज़्यादा बेनिफिट उससे नहीं मिल रहा। ठीक है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा, वो आपके पैसों को इतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर रहा। जहाँ पे 4 साल 5 साल के लिए आपने पैसे रखवाए हुए हैं, तो वहाँ पे बैंक उसके ऊपर अपने बिजनेसेस करके उन पैसों को यूटिलाइज कर रहा है। लेकिन जहाँ पे आपको 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए या 1 साल के लिए लोन देता है, तो उसमें उसको इतना बेनिफिट नहीं होता, तो वो वहां से अपने कवरेज करने के लिए क्या करता है, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। थर्ड हमने कहा कि डेट ट्रैप। ठीक है कि हमारे पास जो है ना कि अब आप इस किस्म के डेट और बोरोइंग की आदत आपके बिजनेस को पड़ जाती है। ठीक है, तो फिर आप जो है ना अपने लिए पूरा एक ट्रैप जाल सा बना लेते हो। ठीक हो गया कि कभी एक को पेमेंट हो, कभी दूसरे को दो, दूसरे का टाइम पूरा हो तो तीसरे को दो। तो वो सारा का सारा एक साइकिल चलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप जो है ना कर्जों के अंदर जकड़ते जाते हो और अपने लिए जो है ना सिचुएशन मजीद क्रिटिकल करते जाते हो। तो वो आपके लिए फैसिलिटी से क्या हो जाता है, वो हमारे जान बन जाता है कि आप उन तमाम की पेमेंट्स जो है ना करते रहते हो, कभी एक को पेमेंट कभी दूसरे को पेमेंट, और आपके पास जो है ना कैश कोई भी आपके पास ऑन हैंड नहीं मौजूद रहता, बस सर्कुलेशन में हमेशा रहता। सो हमने कहा कि द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग might not be adequate, and for businesses that are already stretched there might not be additional sources of funds available। ठीक है कि उनके पास जो है एक्स्ट्रा सोर्सेज भी नहीं होते, तो क्या करती है कि कंपनीज उसके लिए जो है ना प्रॉपर कम्बिनेशन सेट करती है कि वो एसेट लाइबिलिटी जो है ना कम्बिनेशन सेट करें। तो कहते हैं कि अगर आपके पास जो है ना इस किस्म की सिचुएशन सही ना हो कि आप शॉर्ट टर्म के लिए जो है लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा ले लो। ठीक है, 1 साल के लिए आपको पैसे चाहिए थे, आपने उसके लिए 4 साल 5 साल का लोन ले लिए। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि एक्स्ट्रा 3 साल जो है ना आप रिपेमेंट्स उसको करते रहोगे, तो वो एक्स्ट्रा 3 साल पैसों को क्या करोगे, आपकी जरूरत तो 1 साल की थी। तो इसलिए कहता है कि हमारे पास फंडिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स विद शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज on the assumption of frequent renewals of short-term debts creates high risk of default due to sudden illiquid market conditions that resulted in 2008 financial crisis। कि आप जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए आप कोई एसेट खरीदना चाहते हो और आप उसके लिए जो है ना 1 साल का कर्जा ले लो, तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। आप जो है ना 1 करोड़ की चीज जो है ना अब नहीं खरीद सकते, तो 1 साल के अंदर आप उसके लिए मैनेज करना आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। यही सिचुएशन हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में थी। जब क्या हुआ कि जो है ना घर और उसके लिए लोगों ने लोन असाइन करना शुरू कर दिया, उनको सैंक्शन कर दिया। फिर जब रिपेमेंट का टाइम आया तो लोगों के पास जो है ना पे करने के लिए कुछ नहीं था। जब पे करने के लिए कुछ नहीं था तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो एसेट हमने जो है ना आपके पास गिरवी रखवाए हुए हैं जिससे हमने घर खरीदा हुआ है, वो घर वापस ले लो। तो उन्होंने सारे के सारे घर ले लिए। लेकिन क्या था कि जो 5 लाख का घर था उसकी जो है ना मार्केट डिमांड इतनी बढ़ चुकी थी। क्यों बढ़ चुकी थी? क्योंकि वहां पे हमारे पास हर बंदा घर खरीद रहा था। जितनी आपके पास डिमांड होती है उतनी ही आपके पास जो है ना क्या होना शुरू हो जाता है कि प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती है। तो प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई क्योंकि शॉर्टेजेस होना शुरू हो गया था। तो इस वजह से 5 लाख का घर जो है ना वो 50 लाख और 1 करोड़ तक मिलना शुरू हो गया। तो जब मॉर्गेजेस उनके पास आ गए, लोग उनको रिपेमेंट नहीं कर सके, तो घर वापस भेजने की जब कोशिश कर रहे थे, तो वो 5 लाख तो उसकी वर्थ थी असल, और मार्केट में उसकी जो है ना वैल्यू वो 1 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। तो जब सेलिंग करने का टाइम आया तो वो 5 लाख से ज्यादा बिक ही नहीं रहा था। तो इस वजह से उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस किस्म के मिसमैच अगर आपके पास हो सोर्सेज का, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकेंड, हमारे पास सोर्सेज ऑफ जो है ना फाइनेंसिंग में लॉन्ग टर्म के फाइनेंसिंग सोर्स है, जो हमारे पास 1 साल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए होते हैं। ठीक है, और बिजनेसेस जो है ना क्या करते हैं कि इसको जो है ना यूटिलाइज करते हैं अपने जो है ना ज्यादातर फिक्स्ड एसेट्स और उनको परचेज करने के लिए। तो पहली बात हमारे पास कहता है कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग लॉन्ग टर्म फंड इज टू फाइनेंस कैपिटल प्रोजेक्ट्स and carry out operations on an expansionary scale, for example modernization, expansion, diversification and development of business operation। कि बिजनेसेस ज्यादातर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए क्यों जाते हैं? जब वो क्या कर रहा है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का सोच रहा होता है, या उसको जो है ना मजीद बेहतर बनाने के लिए, या फिर वो जो है ना डाइवर्सिफाई होकर किसी और साइड पे एक नई इंडस्ट्री की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो वहां पे उसको ज्यादा फंड्स की जरूरत पड़ती है। फ्लैट से वो जो है ना टिपिकल मशीनरी से निकल के क्या करना चाहता है कि वो जो है ना नया प्लांट लगाना चाहता है, तो उसके लिए उसको पैसे चाहिए होंगे। या वो जो है ना अपने लिए न्यू टेक्नोलॉजी मशीनरी लेकर आना चाहता है, तो मशीनरी के लिए उसको पैसे चाहिए होंगे। तो वो अपने बिजनेस को डेवलप करता है या फिर एक्सपेंड करने की कोशिश करता है, तो वहां पे उसको इन किस्म के फंड्स की जरूरत पड़ती है। सो कहते हैं कि सच फंड्स आर नॉर्मली इन्वेस्टेड टू एवेन्यूज फ्रॉम विच ग्रेटर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड टू अराइज इन फ्यूचर, कि जिनसे उनको फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला होता है,
जाहिर सी बात है वो उसके लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है और वहाँ से फंड्स जो है ना जनरेट करके उसके लिए जो है ना क्या करता है उसको परचेज करने की कोशिश करता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके उसे और वो उसको जो है ना बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सके। अब जो चीज़ जो है ना वो खुद परचेज नहीं कर सकता या उसके ऊपर इतने ज़्यादा फंड बंद कर दे, उससे बेहतर ऑप्शन उसके पास क्या होता है कि वो जो है ना क्या कर ले, लॉन्ग टर्म के लोन ले ले और लॉन्ग टर्म के लोन के ज़रिए से अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर ले और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको जो है ना पेमेंट्स करता रहे जिसके ज़रिए से उसका काम भी चल रहा है और उसके फंड्स भी जो है ना ब्लॉक नहीं हो पाते। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, कहते हैं कि जनरली द कंपनीज रिसॉर्ट to the sources of long-term finance when they have an adequate cash balances and need funds to carry out its operation for a longer period of time. Some objectives of long-term finance may be, ठीक है, कि कंपनीज क्या करती है तभी जाती है जब उसको लॉन्ग टर्म फंड सोर्सेज के लिए कि जब उनके पास एडिक्वेट कैश नहीं होता, इनफ कैश नहीं होता कि वो जो है ना क्या कर सके, उन चीज़ों को खुद परचेज कर सके या एक्सपेंशन अपने पैसों से कर सके, तो उसके पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए जाए। लॉन्ग टर्म फिर उसको क्या करता है, बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि अपने बिजनेस को किस तरीके से चला सकता है, किस तरीके से उसको प्रमोट कर सकता है, तो वहां पे उसको वो चीज बेनिफिट देती है। तो कहाँ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि कोई एसेट खरीदना हो, कोई जो है ना वर्किंग कैपिटल परमानेंट पार्ट हो उसका, क्योंकि कि लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना उसको पैसे चाहिए हो, वहाँ के लिए लोन लेता है। कैश फ्लोज बढ़ाने के लिए कि कहीं पे जो है ना अपने बिजनेस के फंड्स की जरूरत पड़ती है तो वो ऑपरेशंस को बेहतर बनाने के लिए फंड ले लेता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसे ले सकता है, कोई बिल्डिंग, कोई न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करना है, उसके लिए ले सकता है, नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, तो उसके लिए वो पैसे ले सकते हैं। मार्केटिंग फैसिलिटीज इंक्रीज करनी है या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो किसी भी लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट या सोर्स के लिए वो क्या करता है, उसके पास एक ऑप्शन जो बचता है दैट इज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का। और कहता है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो है ना इंटरनली भी हो सकती है और एक्सटर्नली भी हो सकती है। इंटरनली तो हमने कहा कि हमारे पास क्या चीज़ है, हमारी इक्विटी मौजूद है और बाहर से अगर हम सोर्सेज करते हैं तो दैट इज डेट, जो कर्जा कहलाता है और आप जो है ना क्या कर सकते हो, कर्जा ले सकते हो या फिर बिजनेस में अपने पैसे लगा सकते हो। किस तरीके से अपने पैसे लगा सकते हो कि या जो है ना रिटेन अर्निंग आपके पास होगी जो बिजनेस से कमाया, वही पैसे वहां पे वो कर सकते हो, या फिर आप क्या कर लेते हो कि जो आपके पास वहां पे सोर्सेज मौजूद हैं शेयर्स वगैरह के, आप उनको जो है ना इशू कर देते हो शेयर्स वगैरह को और वहां से फंड्स जनरेट कर सकते हो। सो कहते हैं कि टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हमारे पास क्या हुआ, इसके बेसिस पे हमने कहा कि डेट और इक्विटी होगा। तो डेट हमारे पास क्या है, हमने कहा कि हमारे पास जो है लोन है, कि आप क्या करते हो कि कर्जा लेते हो, ठीक है, और एक खास ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, पैसे लेते हो, उसके बदले में क्या होता है कि आप उसको जो है ना इंटरेस्ट पेमेंट्स करते हो जब तक वो डेट जो है ना आउटस्टैंडिंग रहता है, उसका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, वो मेच्योर नहीं हो जाता, तब तक आप उसको पेमेंट्स करते रहो। और फिर जब आप जो है ना क्या करते हो कि डेट आपका मैच्योर हो जाता है, तो फिर आप उसके साथ क्या एग्रीमेंट होता है कि जब टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसको उसकी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो उसकी इंटरेस्ट होगी वो सारा का सारा पे कर दोगे। तो उसके जो है ना फंडिंग, उसके जो है ना जो पैसे आपको जो है ना वो उसके जो लगे हुए हैं पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उसको उससे बेनिफिट ही यही मिलेगा कि जब आप उसको क्या करोगे कि इंटरेस्ट पे करते हो। तो एग्जाम्पल्स हमारे पास डेट फाइनेंसिंग में एक टर्म लोन्स है, एक बॉन्ड्स है और एक फाइनेंस लीव है। फॉर टर्म लोन्स कहता है कि आप रेफर करो सेक्शन में बैंक लोन्स, ठीक हो गया कि टर्म लोन हमारे पास बेसिकली क्या है, बैंक लोन्स है कि आप बैंक से जो कर्जा लेते हो, ठीक है, और फिर उसके बदले में उनको जो है ना पेमेंट्स करते रहते हो, इंटरेस्ट पे करते हो, आप वो आपको रेट बता देते हैं 10% 12% जितना भी आपके पास इंटरेस्ट रेट होगा, आप उनको वही पेमेंट्स करते रहोगे। और जब साल कंप्लीट हो जाएगा, 5 साल 10 साल के लिए जब आपने लोन लिया हुआ है, तो वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आप उसको क्या करोगे, उसकी अपनी अमाउंट प्लस उनके जो है ना जो इंटरेस्ट होगी आप उसको पे कर देते हो। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास बॉन्ड्स का आ जाता है। इट्स नॉट अ प्राइस बॉन्ड्स के हम जो है ना उसको कहें, वो हमारे पास लॉटरी टाइप हो जाता है। ये हमारे पास बड़ी कंपनीज, इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट जो है ना इशू करती है, जब वो क्या करती है एक ह्यूज अमाउंट जो है ना बोरो करने की कोशिश करती है। तो इसके बदले में अगर हम जैसे देखें बैंक लोन में क्या होता है कि आप जो है ना इंटरेस्ट पे करते हो, यहाँ पे भी आप जो है ना जो आपको बॉन्ड्स आपके कंपनी के परचेज करता है, ठीक है, जैसे शेयर होता है इस तरीके से बॉन्ड्स भी लोग परचेज करते हैं, जिसमें हमारे पास फेमस टी बिल्स आ जाता है कि जो गवर्नमेंट इशू करती है, तो लोग जो है ना उसको परचेज करते हैं, ठीक है, कि वो चाहता है कि मैं शेयर होल्डर नहीं बनना चाहता, मेरे पैसे भी ना डूबे, तो वो बॉन्ड्स की तरफ चला जाता है। तो बॉन्ड्स के बदले में क्या हो जाता है कि उसको जो है ना इंटरवल के साथ साथ पीरियोडिक इंटरवल्स में पैसे मिलते रहते हैं और फिर उसको अपने पैसे वापस कर दिए जाते हैं जब टाइम ड्यूरेशन उसका कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा
कहता है कि द बॉन्ड मस्ट बी पे द बायर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी कॉल्ड इंटरेस्ट स्टेटेड एज कूपन रेट ऑन रेगुलर स्केड्यूल्स। कि वैसे ही अगर हम बैंक लोन में लेते हैं तो उसके बदले में हम कहते हैं कि हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, लेकिन जहाँ पे हमारे पास जो है ना बॉन्ड्स आ जाते हैं तो बॉन्ड्स में जो पेमेंट आप करते हो इट इज नॉट कॉल्ड इंटरेस्ट, इट इज नोन एज कूपन पेमेंट्स। तो वो कूपन पेमेंट्स क्या करेगा, इंटरेस्ट पेमेंट्स ही है, लेकिन क्या करेगा कूपन पेमेंट्स होंगी और वो उसको टाइम टू टाइम पे करता रहेगा। सेकंड चीज इसमें कहा कि द इश्यूर मस्ट पे द बॉन्ड होल्डर द अमाउंट बोरोड द प्रिंसिपल, कि जो पैसे उसने जो है ना परचेज किया होगा बॉन्ड वो पैसे देगा, और फिर वो बॉन्ड उसने जो है ना पार वैल्यू पे लिया हुआ, उसकी अपनी असल वैल्यू पे लिया हो, या फिर उसने डिस्काउंट भी लिया हुआ हो, वो उस सिचुएशन के साथ देखेगा कि वो जो है ना किस प्राइस पे लिया था, उसी प्राइस के अकॉर्डिंगली उसको पे किया जाएगा। लेट्स से अगर हमारे पास जो है ना क्या करते हैं कि हम कहते हैं हमारे पास एक बॉन्ड होता है जिसको हम जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। उसमें अगर आपके पास एक बॉन्ड 100 रुपए का है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो है ना वही बॉन्ड टाइप हमारे पास नोट टाइप ही होगा। ठीक है कि हम जो है ना 100 रुपीज का बॉन्ड है तो बैंक हमें या कंपनी हमें क्या कर देती है 98 रुपीज का देती है। सो 98 रुपीज के जब हमने खरीद लिया उसको तो वो हमें क्या बेनिफिट देता है, जब हम इसको सेल आउट करेंगे तो ये सेल आउट वापस उसको जब करेंगे तो वो 100 रुपीज पे होगा। तो हमें 2 रुपीज का जो है ना बेनिफिट मिल गया। तो एक तो हमारे पास जीरो कूपन बॉन्ड के थ्रू जा सकता है, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है कि वो हमें 98 की जगह पे क्या 100 के ही अमाउंट पे कर देता है, हमें कहता है कि 100 का ही बेचूंगा मैं, लेकिन इसके बदले में मैं क्या करूंगा आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स करूंगा। तो हमारे पास दोनों सूरतें हो सकती है कि आप जब इंटरेस्ट पेमेंट्स की बात करोगे तो हमने कहा कि वो आपको एक स्पेसिफिक इंटरवल के साथ आपको कूपन पेमेंट्स करता रहेगा, या फिर वो जीरो कूपन बॉन्ड की तरफ जाएगा और वहां पे आपको जो है ना उसके बदले में कोई भी अमाउंट पे नहीं की जाती। बट वो जो डिफरेंस होता है आपको उससे बेनिफिट मिलता है, जब आप उसको सेल आउट करोगे तो आपको उसके डिफरेंस के बदले में अमाउंट एक्स्ट्रा पे की जाती है, जो उस बॉन्ड की असल वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है। So हम कहते हैं कि bonds are normally issued against collateral and therefore highly secured form of long-term finance। कि ये हमारे पास कब इशू होते हैं, इसके बैक में हमारे पास एसेट रखा जाता है और एसेट के बेसिस पे हमारे पास ये बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, तो एक सिक्योर हमारे पास सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग कंसिडर किया जाता है इसको। बेनिफिट क्या हुआ हमारे पास इस सोर्स को इस्तेमाल करने के लिए, तो कहता है कि फिक्स रेट बॉन्ड पे रेगुलर इंटरेस्ट और कूपन रिटर्न rate return to investors, therefore provide a predicted form of cash outflows needs for an issuer। ठीक है कि आपको जो है ना एक फिक्स्ड अमाउंट इंटरेस्ट की तरह मिलती रहती है कूपन पेमेंट की सूरत में, तो आपको जो है ना इस चीज़ की टेंशन नहीं रहती कि यार पैसे मेरे डूब जाएंगे जैसे शेयर्स में रिस्की होता है, यहाँ पे वो रिस्क नहीं होता। सेकंड हमारे पास कहते हैं कि कंसीडर लेस रिस्की कंपेयर टू इक्विटी मोड ऑफ फाइनेंसिंग ड्यू टू स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड ऑफ बॉन्ड्स, कि इसका अपना एक मैच्योरिटी टाइम ड्यूरेशन होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट सब कुछ आपको वापस मिल जाती है। Most bonds are universally rated by credit rated agencies providing an independent source of analysis। ठीक है कि आपके पास जो है ना ज़्यादातर बॉन्ड्स क्या होते हैं कि वो उनको जो है ना क्रेडिट रेटिंग जो करते हैं कि जी क्या वर्थ है उसकी, क्या अच्छा है नहीं है, पेमेंट्स कैसे कर रही है कंपनी, उसकी जो है ना डिफॉल्ट तो नहीं हो रही। तो उन तमाम चीज़ों की कंपनी जो है ना वो क्या करते हैं प्रॉपर आपको सेपरेट एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसके बेसिस पे भी देख सकते हो कि मुझे कंपनी के बॉन्ड खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। Convertible bonds can be converted to equity shares after a specific period, making them more appealing to investors। कि कुछ हमारे पास इसमें बॉन्ड ऐसे भी होते हैं कि आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है ना अप्लाई कर सकते हो, उसको कह दो कि जी मेरे 50,000 रुपए के शेयर जो है ना, शेयर जो है ना बॉन्ड जो थे वो शेयर्स में कन्वर्ट कर दो। तो अब जितनी वैल्यू शेयर की चल रही होगी वो 50,000 वर्थ के जितने शेयर आपके बनते होंगे वो आपको उसको कन्वर्ट करके उसके बदले में शेयर्स प्रोवाइड कर देंगे, तो आपके पास स्विचिंग का ऑप्शन इसमें मौजूद है। फिर आपके पास कहता है कि जहाँ पे बैंकरप्सी होगी तो फिर हमने क्या कहा था कि कॉमन स्टॉक होल्डर से पहले जो है ना बॉन्ड होल्डर्स को भी पैसे दिए जाएंगे, कर्जदारों को हमेशा पहले पैसे दिए जाते हैं जब भी वो डिफॉल्ट हो जाती है कंपनी। तो इसीलिए हमारे पास जो है ना ये रिस्क भी कम है, पैसे डूबने के चांसेस कम होते हैं और उसके अलावा कोलेटरल भी मौजूद है, तो वो भी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। provides a medium and long term source of financing, avoiding short term financing risk। कि बार बार शॉर्ट टर्म के लिए कर्जे लेने से बेहतर है कि आप बॉन्ड्स की तरफ जाओ, आपको मीडियम और लॉन्ग टर्म की जो है ना सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग भी मिल जाती है, और फिर हमारे पास जो है ना चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस भी समझा जाता है बैंक से। क्योंकि क्या कि अगर उसकी जो है ना हाई क्रेडिट रेटिंग हो तो फिर उसके मुकाबले में हमारे पास ये सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग थोड़ा सा इजी और सस्ता हमें प्रोवाइड किया जाता है। सो ये इसके कुछ बेनिफिट्स थे। हमने कहा कि पहले कूपन पेमेंट्स आपको मिलती है फिक्स रेट, जब आपको जो है ना इस चीज़ की टेंशन ही नहीं है कि मेरे पैसे डूब जाएंगे या कुछ, और फिर जब जो है ना टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको की प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाती है। फिर उसकी अपनी एक खास ड्यूरेशन है, अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं होता। उसके साथ साथ आपके कुछ बॉन्ड्स कन्वर्टेबल भी होते हैं
किसी भी टाइम आप जो है ना शेयर में कन्वर्ट भी कर सकते हो। बैंकरप्ट हो जाती है कंपनी तो आपको आपकी अमाउंट मिल जाती है, क्योंकि जब आपके जो है ना कर्जदारों को पैसे दिए जाते हैं तो बॉन्ड इज आल्सो अ डेट, सो वो आपको भी आपके पैसे वापस करेगा। नुकसानात हमारे पास क्या है इस सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग के? ठीक है कि अगर हम देखें तो हमारे पास इस सोर्स ऑफ फाइनेंस के नुकसानात क्या हैं। कहता है कि आपके पास फिक्स रेट बॉन्ड्स में हैव इंटरेस्ट रेट रिस्क एक्सपोजर इन एनवायरनमेंट्स वेयर द मार्केट इंटरेस्ट रेट इज हाई राइजिंग। कि जब आप जो है ना फिक्स रेट के साथ बाउंड हो जाते हो, तो अब अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है या रिड्यूस हो रहा है तो आप उससे बेनिफिट हासिल नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं हासिल कर पाओगे? क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है कि आपके मार्केट में तो रेट जो है ना वो चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पे बाउंड होकर 10% पे जिक्र हुआ है तो बस 10% ही चलता रहेगा। अगर वो 8 भी हो जाता है स्टिल यू आर पेइंग हाई। फिर क्रेडिट वर्दीनेस इज इम्पोर्टेंट, कि इसमें जो कंपनी जो है ना इसको इशू कर रही है, ठीक है, इशूअर की जो है ना क्रेडिट वर्दीनेस को देखना बड़ा जरूरी है। अगर वो क्रेडिट वर्दी नहीं है तो फिर हो सकता है कि वो जो है ना डूब सकती है, कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। जब वो बैंकरप्ट हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफेक्ट तो आप पे पड़ेगा, आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो वहां पे वो फिर कंपनी के एसेट्स सोल्ड होना और फिर उसमें से पैसे बचना और फिर इनको पे करना, दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। Bonds may have inflationary risk if the coupon rate does not keep up with the rate of inflation। कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है तो आपकी कूपन रेट जो है ना अगर वो इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा कि आप इन्फ्लेशन रिस्क के लिए ओपन हो। इन्फ्लेशन के रिस्क को वो कवरेज नहीं दे रहा तो महंगाई कहाँ तक पहुंच जाएगी और आपकी पेमेंट वही स्टिल रहेगी। क्रिएट्स अ कमिटमेंट ऑफ कैश पेमेंट्स इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल देयरफॉर अ लिक्विडिटी रिस्क। कंपनी के ऊपर जो है ना सबसे बड़ी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि वो जो है ना इंटरेस्ट भी पे करेगा और उसके अलावा उसकी अपनी अमाउंट भी उसको पे करेगा। requires to maintain a certain financial and non-financial caveats such as maintaining certain ratios। कि हमारे पास क्या होता है कि उसके लिए कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी चाहिए होती हैं कि आप जो है ना सिर्फ यही नहीं है कि आप कह दो कि मैं जो है ना लोन वगैरह ले लिए या कुछ। ये क्या करता है कि आल हमेशा हमें जो है ना क्या करता है, कॉशियस रखता है कि हमें कुछ खास अमाउंट जो है ना मेंटेन रखनी पड़ेगी अपने नीड्स के लिए, क्योंकि हमें क्या करना पड़ रहा है कि एक फिक्स अमाउंट हमें उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, सो इन चीज़ों को भी ज़रा नज़र में रखना पड़ता है जब भी हम क्या करते हैं शॉर्ट टर्म जो है ना लॉन्ग टर्म की सोर्स ऑफ फाइनेंस को हम यूज़ करते हैं और हम कहते हैं कि हमने क्या करना है कि बॉन्ड्स इशू करने हैं। तो बॉन्ड्स इशू में हमने क्या कहा कि हमारे पास क्या हो जाता है कि कुछ कैवेट्स भी हैं, लिमिटेशंस भी है, जैसे अब सर्टेन रेशियोज हमें मेंटेन करनी पड़ती हैं या फिर इन्फ्लेशन रिस्क के लिए हम एक्सपोज रहते हैं। रेट मार्केट में ज़्यादा या कम हो रहा है, हम एक ही रेट के साथ बाउंड होते हैं, तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज अवर फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज से थोड़ा सा चेंज है। क्या फर्क है इसमें? कहते हैं कि फाइनेंस लीज अनदर वे ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंस वेयर इफेक्टिवली अ लीजिंग कंपनी द लेसर और ओनर buys the asset for the user, usually called the hirer or lessee, and rents it to them for an agreed period। ठीक है, कि जैसे आप लोग यहाँ पे जो है ना कार फाइनेंसिंग वगैरह करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप जो है ना जो गाड़ी खरीदने चाहते हो, कंपनी आपके लिए खरीद लेती है, कंपनी उस बंदे को पेमेंट कर देती है, आप आहिस्ता आहिस्ता रेंटल पेमेंट्स करते जाते हो। जब आपकी अमाउंट पूरी हो जाएगी आपको वो एसेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, तब तक आप उस चीज को इस्तेमाल करते रहते हो। सो कहता है कि फाइनेंस लीज क्या हुआ, टाइप ऑफ लीज वेयर द लेसर ट्रांसफर ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स एसोसिएटेड विद द एसेट टू द लेसी बिफोर लीज एग्रीमेंट एक्सपायर। ठीक है, कि लीज एग्रीमेंट एक्सपायर होने से पहले जितना भी रिस्क वगैरह होगा वो कौन बियर कर रहा होगा? वो आपके पास जो है ना लेसी बियर कर रहा होगा, क्योंकि उसने जो है ना उसके बिहाफ पे कंपनी ने चीज खरीदी हुई है। ऑपरेटिंग में तो सारा का सारा वो काम जो है ना उसी का था, क्योंकि उसने कर्जे पे दिया था, किराए पे दिया था। यहाँ पे आपके लिए परचेज करके आपको वो किराए पे वो चीज प्रोवाइड कर रहा है, जैसी पेमेंट्स पूरी हो जाएंगी वो आपको आपकी चीज रिटर्न कर देगा। तो कहते हैं कि ज्यादातर हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर वगैरह की उसमें चलता है, हमारे पास ये चीज इस्तेमाल होती है। तो अगर वो जो है ना पुराने हो जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, एडवांसमेंट आ जाती है, तो फिर भी वो जो है ना आपके पास क्या होगा कि आपके पास आपके ही हवाले रहेगा, वो आपका ही एसेट होगा। ठीक है, और आप इसको चेंज नहीं कर सकते कि आप जो है ना कहो कि यार मैंने इसको लेना है या नहीं लेना। सो कहते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल मेकिंग द लीजिंग डिसीजन टू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ लीजिंग एसेट विद द कॉस्ट ऑफ ओइंग द सेम। कि जब आप इस किस्म की लीज की तरफ जा रहे हो तो वहां में फिर आपको कंपैरिजन करना पड़ता है कि अगर मैं उसको खुद खरीदूं तो कितने का पड़ेगा, अगर मैं उसकी रेंटल पेमेंट्स करूं तो 5 साल बाद मैं उसको 1 लाख 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, तो क्या ये मेरी जो है ना कवरेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या मैं उसको बहुत ज्यादा
पे कर रहा हूँ। सो फायदा हमारे पास इसका क्या हुआ, लिक्विडिटी, ठीक है, हमारे पास आ जाती है कि वो एसेट को यूज करेगा विदाउट इन्वेस्टमेंट अगेन, ठीक है। द कॉस्ट इज स्प्रेड ओवर मंथली इंस्टॉलमेंट रादर देन लार्ज अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट, कि वो स्टार्ट में जो है ना 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए पे नहीं कर रहा, बल्कि क्या हो रहा है कि चीज भी उसको मिल गई है और थोड़ी थोड़ी पेमेंट्स करके वो चीज उसकी अपनी मलकियत में आती जाती है। रेंटल पेमेंट्स उसके पास फिक्स्ड होंगी, ठीक है, चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़े या कम हो, उसके साथ जो एग्री किया गया है वही रेट्स पेमेंट्स वो पे करेगा। टैक्स एडवांटेज है हमारे पास इसमें कि लीज रेंटल्स आर डिडक्टेड फ्रॉम टैक्सेबल प्रॉफिट, के लीज रेंटल जितने भी किराए पे किए जाते हैं लीज के अमाउंट्स, ठीक है, वो टैक्सेबल प्रॉफिट जहाँ पे हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आ जाता है उससे जो है ना इसको हम डिडक्ट करते हैं। फिर हमारे पास आता है फ्लेक्सिबिलिटी, कस्टमाइज्ड रीपेमेंट्स के स्ट्रक्चर्स आर अवेलेबल, कि आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, कितने के लिए आप इसको जो है ना लीज पे लेना चाहते हो, वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। कुछ नुकसान हैं इसके, रिपोजेशन, लीज एग्रीमेंट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट, इन केस ऑफ नॉन पेमेंट द एसेट में बी रिपोजेस्ड, कि अगर आपने पेमेंट नहीं की तो वो आपसे एसेट जब्त कर लेंगे कि यार आपने जितने पैसे किए थे बस वो खत्म हो गए, ये एसेट भी हमारा हो गया, तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। क्रेडिट रेटिंग कहता है कि नॉन पेमेंट कैन नेगेटिवली अफेक्ट द क्रेडिट रेटिंग बोथ द बिजनेस एंड गारंटर, कि अगर आप उसको पेमेंट नहीं करते तो फिर आपकी जो है ना बिजनेस के जो क्रेडिट रेटिंग की जाती है या जो आपके पास उसके गारंटियर होता है जिसने आपकी गारंटी ली होती है, जिसके बिहाफ पे आपको जो है ना लोन सेक्शन किया जाता है, दोनों के इमेज खराब होता है कि यार ये बंदा जो है ना अपनी पेमेंट्स नहीं कर रहा, लीज पे चीज ले लिया लेकिन स्टिल दे आर अनेबल टू पे दैट। ओनरशिप, द लीगल ओनरशिप रिमेन विद द फाइनेंस कंपनी, मालकियत किसके पास रहती है, ओनर कंपनी के पास रहती है जब तक कोई चीज आप जो है ना उसकी पेमेंट्स नहीं कर देते। कंडीशंस, there are certain caveats which needs to be to follow for finance lease such as maintaining certain mileage for an auto, overall maintenance of leased asset, करंट रेशो, ठीक है, कि आपको जो है ना क्या करना पड़ता है कि उसके लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट या जो है ना आपके पास माइलेज अगर आपने गाड़ी की हुई है तो वो आपके मेंटेन करनी पड़ेगी, आप उससे ज़्यादा उसको यूटिलाइज नहीं कर पा सकते, या मेंटेनेंस जितनी भी होगी वो सारे के सारे आपके ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि आपकी मलकियत की चीज़ है, आपकी यूटिलाइज आप इसको यूटिलाइज कर रहे हो, तो आपको वो किराए पे दी गई है तो आप उसके किराए के साथ उसके एसेट्स को भी मेंटेन करोगे, अदरवाइज आप जो है ना उसको क्या करोगे कि पे करोगे कि वो लोग इसको दोबारा से सेट कर सकें। तो फाइनेंस और ऑपरेटिंग में हमारे पास फर्क क्या हुआ, एक तो टाइटल हमारे पास हो गया कि फाइनेंस लीज जब एक्सपायर हो जाता है तो लेसी जो है ना एसेट परचेज कर सकता है, जो उसके साथ एग्रीड प्राइस जिन पे वो एग्री हो जाए उस पर परचेज कर सकता है। ऑपरेटिंग में ये चीज़ नहीं होती, मलकियत हमेशा जो है ना वो जो है ना लेसर के पास होगी, चाहे वो टर्म्स एंड कंडीशन खत्म भी क्यों ना हो जाए। टर्म पीरियड ऑफ यूज हमारे पास क्या है कि फाइनेंस लीज हमारे पास थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि, और हमारे पास ऑपरेटिंग लीज हमने जब शॉर्ट टर्म में उसको जिक्र किया तो जाहिर सी बात है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जब हम उसकी क्या करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो किस तरीके से हम उसको जो है ना बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट में एडजस्ट करते हैं अपने अकाउंटिंग में, तो कहते हैं कि फाइनेंस लीज इज इंक्लूडेड एज एन एसेट ऑन बैलेंस शीट ऑफ द लेसी, ठीक है, कि लेसी के बैलेंस शीट में वो एसेट कंसीडर किया जाता है। ऑपरेटिंग लीज को हम ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स में कंसीडर करते हैं कि वो बैलेंस शीट में हमारे पास नहीं की, उसके बाहर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। Accounting standard provides some quantitative criteria to classify lease between operating and finance lease as follows. So कुछ accounting standard ने भी हमें इसके बारे में बताया हुआ है कि हम कौन से जो है ना चीज़ों को ऑपरेटिंग कंसिडर करके जो है ना मेंशन करेंगे, कौन सी चीज़ों को फाइनेंस कंसिडर करके हम उसको मेंशन करेंगे, मेंशन नहीं करेंगे, इन चीज़ों के बारे में उसने हमें गाइडेंस दी है। तो पहली बात कहते हैं कि द फाइनेंस लीज टर्म इज एट लीस्ट 75% ऑफ द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। However, in operating lease, the lease term is considerably less than economic life of the equipment. कि हमारे पास फाइनेंस लीज क्या होगी, 75% उसकी इकोनॉमिक लाइफ जितनी उसकी लाइफ होगी, 10 साल 15 साल जितना उसने चलना है, उसको जो है ना क्या होगा 75% उसके बेसिस पे जो है ना टर्म दिया जाएगा आपको। और अगर हम ऑपरेटिंग की तरफ जाते हैं तो उसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कम होगा क्योंकि उसके शॉर्ट टर्म के लिए हमें लिया हुआ है तो इकोनॉमिक लाइफ भी कम होगी, तो उस हिसाब से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। The present value of lease payment is at least 90% of the asset value, और उसकी जो आज वैल्यू हम देखेंगे वो क्या होनी चाहिए, कम से कम 90% होनी चाहिए एसेट वैल्यू के, ताकि वो जो है ना आपके पास सिक्योर हो सके। टर्मिनेशन, हम उसको खत्म जब करेंगे तो कहते हैं कि लेसी ऑपरेटिंग लीज को जो है ना बड़ा आसानी से खत्म कर सकते हैं, शॉर्ट नोटिस पे जो है कि अगले महीने से हम ये चीज इस्तेमाल नहीं कर रहे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, कोई उसके लिए जो है ना जुर्माने वगैरह नहीं लगेंगे, ना ही एग्रीमेंट्स वगैरह में कोई फर्क आएगा, लेकिन जहाँ पे फाइनेंस लीज आता है उसको खत्म नहीं कर सकते
क्योंकि कंपनी ने आपके लिए वो चीज़ परचेज की हुई है और आप उसके जो है ना रेंट पे वो चीज़ यूटिलाइज कर रहे हो, तो जब तक टर्म कंडीशन पूरे नहीं होंगे तब तक आप उससे नहीं निकल सकते हैं। रनिंग कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कि फाइनेंस लीज में हमारे पास क्या है, लेसी जिम्मेदार है तमाम चीज़ों के लिए कि उसको इंश्योर कराएगा, मेंटेन करेगा इक्विपमेंट को, ठीक है, और वो जो है ना उसके एक्स्ट्रा जो पेमेंट्स वो करना होता है वो लीज एग्रीमेंट्स और उसके पेमेंट्स वो एक्स्ट्रा करेगा। अगर 50,000 की किराया बनता है जो कि मंथली, तो वो जो है ना क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस वाली भी उसमें पैसे ऐड करके 55 to 60,000 वो आपसे चार्ज करेंगे। जहाँ पे ऑपरेटिंग लीज का जिक्र आ जाता है, तो कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट इज इंक्लूडेड इन द पीरियोडिक लीज इंस्टॉलमेंट विद इन द डेजिग्नेटेड टर्म्स एंड यूसेज। ठीक है कि वो उसी में ही पहले से कैलकुलेट करके आपको बता जाए कि आप मंथली पेमेंट कितनी करोगे। ये नहीं कि उसके साथ सेपरेटली ऐड करके फाइनेंस जो है ना, जैसे हमने फाइनेंस में कहा कि वो जो है ना इंश्योरेंस के अलग पैसे उसके साथ ऐड करके आपसे पीरियोडिक पेमेंट्स चार्ज करता है। सो दैट वाज अबाउट सम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। तो इसके बिहाफ पे अगर हम देखें तो इसका फायदा हमें क्या हुआ, अगर हम लॉन्ग टर्म की तरफ जाते हैं तो हमारे पास लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज के साथ कोइंसाइड करता है। अगर मैं 5 साल 10 साल के लिए एक चीज चाहिए, हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना है या बिजनेस को प्रमोट करना है या ग्रोथ करनी है उसकी, तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंगली क्या मिल गया, एक सोर्स मिल गया फंडिंग का, हम उसके जरिए से अपने बिजनेस को बेहतर कर सकते हैं। फिर सेकंड हमें कहता है कि जी मैचेस ड्यूरेशन ऑफ एसेट बेस विद द ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटीज, कि जितने साल के लिए आपको कर्जा चाहिए, जितने साल के लिए आपको एसेट चाहिए, उतने ही साल का आप लोन लेके क्या कर सकते हो, उसको फैसिलिटेट कर सकते हो। थर्ड, लॉन्ग टर्म सपोर्ट फ्रॉम इन्वेस्टर्स, कि आपको जो है ना एक लॉन्ग टर्म का सपोर्ट मिल जाता है। ये नहीं कि एक साल के अंदर अंदर मैंने पेमेंट्स करी है, 3 साल 5 साल तक आप बिल्कुल आराम से क्या कर सकते हो कि उन पैसों को इस्तेमाल कर सकते हो अपने बिजनेस के एक्सपेंशन उसके लिए यूटिलाइज कर सकते हो। तो आपको जो है ना एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ फंड मिल जाते हैं और आप रिलैक्स होकर अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हो, जो आपके पास जो है ना शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं होता। लिमिट्स कंपनीज एक्सपोजर टू इंटरेस्ट रेट रिस्क, कंपनी का जो है ना एक्सपोजर वो लिमिट हो जाता है इंटरेस्ट रेट रिस्क की तरफ। क्यों? क्योंकि कहता है कि लॉन्ग टर्म फिक्स रेट फाइनेंसिंग मिनिमाइज द रीफाइनेंसिंग रिस्क दैट कम्स विद शॉर्ट टर्म डेट मैच्योरिटीज ड्यू टू इट्स फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट रेट, thus decrease a company's interest rate and balance sheet risk। ठीक है कि फिक्स रेट होता है तो आपके पास मार्केट में अगर आप जो है ना आज 5 12% पे आप लेट से जो है ना लोन ले लिया था, तो साल खत्म होने के बाद वो ज्यादा हो गया, 12 हो गया, तो 12% पे अगले साल आपको लोन लेना पड़ेगा, फिर अगले साल 14% हुआ तो 14% पे लोगे, तो वहां पे जो है ना आपके पास शॉर्ट टर्म में ये चीजें जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम बनाती है। लॉन्ग टर्म में आप 4 साल 5 साल तक वही इंटरेस्ट रेट के साथ स्टिक रहते हो। डाइवर्सिफाइज कैपिटल पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो हमारे पास कहते हैं कि अपने फंड्स को डिफरेंट हिस्सों में तकसीम करना, ठीक है, ताकि हम उसको बेटर यूटिलाइज कर सके, रिस्क की लो रिस्क की जो कि, और फिर नो रिस्क या जो है ना लो लेवल ऑफ रिस्क के जो है ना इक्विटीज का स्ट्रक्चर हम अपने पास मेंटेन कर सकते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस को, और हम उसके जो है ना बेनिफिट हासिल कर सकते हैं कि कुछ शेयर्स इशू कर दो, कुछ हमारे पास जो है ना लॉन्ग टर्म का कर्जा ले लो और कुछ शॉर्ट टर्म का ले लो, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमारे पास सेट हो सकता है। इसके बाद कहते हैं कि लोअर कॉस्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की लोअर जो है ना इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट लोअर होगा शॉर्ट टर्म से, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि बिजनेस अगर वो लोन लेता है तो क्या हो रहा है कि बैंक को जो है ना एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट मिल रही है, सिक्योर जो है ना रिपेमेंट्स मिल रही है, तो उसके बदले में वो क्या कर रहा है, इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करता कंपनी से। इसके बाद हमने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिपेमेंट, रिपेमेंट हमारे पास फ्लेक्सिबल है, ठीक है, 5 साल है तो आप उसकी जो है ना चेंजेस कर सकते हो, आप उसको जो है ना कंट्रोल कर सकते हो कि कब कितनी पेमेंट आपने करनी है, वो चीज भी आप डिसाइड कर सकते हो। नुकसानात कुछ हमारे पास क्या है, कैवेट्स लिमिटेशन है उसकी, ठीक है, कि उसके लिए कुछ कंडीशंस वगैरह चाहिए होती हैं, आपको जो है ना एक प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन रखने पड़ेगा कि आपके बिजनेस में सारा का सारा कर्जा ना हो, या आपका बिजनेस सारा का सारा जो है ना में क्या होना चाहिए कि वो जो है ना शॉर्ट टर्म की फाइनेंसिंग के ऊपर ना डिपेंडेंट हो, क्योंकि लिक्विडेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो वो इन चीज़ों को ज़रा देखता है। इसके बाद एडिशनल मॉनिटरिंग कॉस्ट हमें चाहिए होती है कि जब आप जो है ना क्या करते हो कि हायर फाइनेंस और रेगुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है, तो फिर आपको जो है ना एक मॉनिटरिंग और कंट्रोल का सिस्टम भी मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि 4 साल 5 साल तक आप बाउंड हो चुके हो कि उसको कंटिन्यूअस पेमेंट्स करते रहो, तो वो कहाँ से अरेंज होगी, जब आप उसके लिए प्रॉपर तरीके से प्लान करोगे और तमाम चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। थर्ड हमने कहा कि फिक्स रेट ऑफ रिटर्न फॉर लेंडर्स, ये लेंडर्स के लिए एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है, तो अगर मार्केट रेट जो है ना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो आपके लॉन्ग टर्म फिक्स रेट जो है ना फाइनेंसिंग आपके लिए चीपर हो जाती है, ठीक है, कि उसको मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मार्केट में रेट बढ़ रहे हैं और आप उसको लोअर रेट पे ही अमाउंट्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं रह पाता। और लीगल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, आप उसके सामान रखवाते हो, उसके पास गिरवी पे हो, उसकी भी चीज़ों की जो है वैल्यू चेक करेगा मार्केट में कि उसकी क्या प्राइस चल रही है, क्या हमें जो है ना कल को जब इसको सेल आउट करेंगे
तो हमारी वर्क जो है ना ये कंप्लीट हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो ये कुछ इसकी जो है ना डिसएडवांटेज है। तो लास्ट में अगर हम देखें तो दोनों का कंपैरिजन किया गया है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का। तो दोनों के दरमियान ओपन हमें डिफरेंस नजर आ रहा है। अगर हम ड्यूरेशन देखें तो शॉर्ट टर्म का 1 साल के अंदर पे करना है या साल के अंदर, लॉन्ग टर्म का 1 साल से 30 साल के अंदर। रिक्वायरमेंट्स हमारे पास उसकी क्या होती है, हमें जो है ना टेम्पररी शॉर्टफॉल बिजनेस में आ रहा हो, डेली रनिंग एक्टिविटीज हमारी वर्किंग कैपिटल जो है ना मेंटेन नहीं हो रहा, रोज टीम में कैपिटल हमारे करंट एसेट्स वगैरह हम चाहिए होते हैं, हमें परचेज कर रहे होते हैं, तो उनके लिए हमें जो है ना एक फ्लो में चलने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। यहाँ पे जब हम जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हमें जो है ना प्रॉपर्टीज प्लांट्स वगैरह जब परचेज करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम वहाँ से सोर्सेज जनरेट करते हैं। कोलेटरल को अगर हम देखें तो हमारे पास गिरवी यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ नहीं रखा जाता। ठीक है, कहते हैं कि डज डू नॉट क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। कंपनी के एसेट्स को कुछ नहीं कहता कि आपकी ये एसेट हमारे पास जो है ना इतने हैं और इस वर्क की हमें इतनी पेमेंट आपको कर सकते हैं या आप हमारे पास ये रखवाओगे। लेकिन जहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है कि लॉन्ग टर्म का जिक्र आता है तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट शर्त ही हमारे पास क्या होती है, कोलेटरल होता है कि आप हमारे पास कोई चीज गिरवी रखवाओगे। टर्म्स एंड लोन हमारे पास जो है ना क्या होते हैं कि इंटरेस्ट रेट हमारे पास जो है ना उसमें अनस्टेबल होता है, ठीक है, इन्फ्लेशनरी फोर्सेस के लिए वल्नरेबल होता है, ओपन होता है। जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा वो इसके अकॉर्डिंगली आपसे चार्ज करेंगे। ठीक है, और ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता कि आपके मर्जी के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट कर लें और रेट जो है डिसाइड कर लें। जबकि लॉन्ग टर्म में आपके पास स्टेबिलिटी होती है, उनको पता होता है कि पेमेंट्स उनको मिलनी है, तो वो थोड़ा सा निगोशिएट करने को भी तैयार होता है। और फिर इंटरेस्ट रेट आपके पास जो क्रेडिट रेटिंग आपकी उसकी कर देती है कंपनी की या इंस्टीट्यूशन की, तो उसके हिसाब से वो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ फंड्स क्या हमारे पास कहता है कि एक लिमिटेड अमाउंट हमें मिलती है, ठीक है, जो कि हमें क्या करना पड़ता है, शॉर्ट टर्म के अंदर ही 1 साल के अंदर अंदर उसको पे करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म के फंड्स हमें चाहिए तो हमने कहा कि लॉन्ग टर्म की तरफ जाओ और फिर जितने साल तक आपने एग्रीमेंट लिया हुआ आराम से उनको पेमेंट्स करते रहोगे। जिसमें अगर हम इसके एग्जांपल देखें, शॉर्ट टर्म की ओवरड्राफ्ट क्रेडिट कार्ड लाइन ऑफ क्रेडिट हो गया। लॉन्ग टर्म में हमें कहा कि हमारे पास लीजिंग, टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स और बॉन्ड हमारे शामिल हो जाते हैं कि जो कंपनीज क्या करती है, इशू करती है और वहां से अपने फंड्स को जनरेट कर सकती है। इसके बाद हमने कहा कि अप्रूवल प्रोसेस या चांसेस, तो शॉर्ट टर्म का हमारे पास बड़ा क्विकली हो जाता है क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, ना ही आपको कोलेटरल रखवाना पड़ता है। लेकिन जहां पे आपके लॉन्ग टर्म किया जाता है तो कंपनी हर एक एस्पेक्ट्स है आपका एनालाइज करती है, फिर कहीं जाके जब आप क्राइटेरिया को मीट करते हो तो वो लोन सैंक्शन करती है। रिपेमेंट का स्केड्यूल फ्लेक्सिबल नहीं होता इसमें, क्योंकि आपके जो है ना क्या कर रहे हैं कि ऑलरेडी शॉर्ट टर्म है, 1 साल है, तो उस 1 साल के अंदर आपकी क्या रिपेमेंट में स्केड्यूलिंग करेगा वो। लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके पास फिर फ्लेक्सिबिलिटी है कि कितने टाइम बाद आप उसको पेमेंट करोगे। फाइनेंसिंग कॉस्ट हमने कहा कि जब इसको लेते हैं तो उसके ऊपर हमारा जो है ना इंटरेस्ट रेट हाई चार्ज होता है, लॉन्ग टर्म के ऊपर कम इंटरेस्ट रेट होता है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया लास्ट में अगर हम देखें तो किस चीज के बेसिस पे होता है, ठीक है, कहते हैं कि अगर आपके पास क्या हो रहा है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग प्रेफरेबल इफ borrower in a liquidity crunch and need fund quickly to bridge the timing of cash flows, कि उसको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए, उसकी जो है नीड है, ठीक है, और उसको जो है ना क्या करना है, अपने लिक्विडिटी को बेहतर बनाना है, कि बिजनेस में जो है ना मनी सर्कुलेशन चलती रहे, तो वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज के लिए जाएगा कि मैं जल्द से जल्द पैसों की रिक्वायरमेंट मीट करके अपनी एक्टिविटीज को ऑपरेशनल बनाऊं। Long-term financing preferable if borrower is stable and need funds for strategic goals at best interest rate due to better credit position, कि जहाँ पे कंपनी आपके पास स्टेबल होगी, उसको पता है कि मैं उसकी पेमेंट कर सकता हूँ, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसकी रिपेमेंट करता रहूंगा, तो वहां पे वो क्या करता है कि लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस की तरफ जाता है और उनको यूटिलाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, सो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने क्या किया कि जो है ना जिक्र किया अपने पास कि हमने किस तरीके से डेट फाइनेंसिंग की तरफ जाना है, कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास डेट फाइनेंसिंग के मौजूद है। तो हमने कहा कि शॉर्ट टर्म के लिए भी जा सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हो, और कंपनी पे डिपेंड करता है कि उसके लिए कौन सी उसकी नीड है, किस तरीके से उसको मैच करता है और कौन सी कॉम्बिनेशन को वो ज्यादा बेटर यूटिलाइज कर सकता है अपने बिजनेस को ऑपरेशन बनाने के लिए। सो अगर यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।